हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और जैसे कि हमारी गोविंद पारिस की सीरीज चल रही थी और उसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल टेक केयर ऑफ योर रिवीजन, तो उसका आज सेकेंड पार्ट आ गया है। सेकेंड पार्ट भी कह सकते हैं आप उसको, और पेज नंबर 11 से लेकर आज हम इस वीडियो में पेज नंबर तक 20 तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप जैसे कि मैंने पढ़ाया है, एक एक पेज को एक एक डिटेल से अच्छे से पढ़ते आए हैं, तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वही पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे और उसी के लिए आपके क्वेश्चन फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट से लेके 10 तक के पेज की फर्स्ट रिवीजन साइकिल कंप्लीट कर ली थी, वैसे ही आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 20 की फर्स्ट रिवीजन साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, ये आपके लिए मैंने ऑडियो फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि दिस विल बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। देखो, मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि हम जल्दी से इसको लाइव फॉर्म में आ जाए, कि मैं एक लाइव टाइम शेड्यूल कर दूं आपके लिए, कि हम उस लाइव में आए, फिर आप लोग सब उसको ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि आप किस डे किस टाइम पर फेवरेबल है, क्योंकि 1 से लेकर 10 की हमें जो रिवीजन साइकिल 2 कंप्लीट करनी है। आई एम थिंकिंग कि उसको हम लाइव फॉर्म में कर लें, जिससे आप पहले से मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर हम रिवीजन करने वाले हैं। आई विल इन्फॉर्म यू इन टेलीग्राम एज वेल, एंड यूट्यूब पर मैं पोस्ट डालकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि हम इस टाइम पे आपकी रिवीजन क्लास लेने वाले हैं, और वो लाइव फॉर्म में होगी, जिससे मैं आपके क्वेश्चन बोलूंगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, हम हमारी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट रखने वाले हैं, रिवीजन करते रहने वाले हैं, ताकि हम कभी भी किसी स्टेप पे पीछे ना हो जाए। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि जो पहली रिवीजन साइकिल रहेगी वो हम आपको पेज नंबर वाइज रिवाइज कराएंगे। पेज नंबर वाइज रिवाइज कराने का एक मोटिव ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम देखते रहेंगे चीजों को कैसी चल रही है, जिससे कि जो विजुअल्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे, कि विजुअल स्क्रीन में आप कहीं भी रहें, आप वो चीज रिवाइज कर सके। आप एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर सके। जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा टाइम ये टाइम मेरे पास फ्री है, तो मैं इसको रिवाइज कर लूं, तो इसलिए अब आपको क्या रखना है, रूल्स तो आपको पता है कि आपको आंख बंद करनी है और रिवीजन रिकॉल मेथड में जाना है कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, तो इसका क्या आंसर होने वाला है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड में आप ये कर सकते हैं, अगर आपने जो भी पेज नंबर अच्छे से रिवाइज कर लिया है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपने पूरे अच्छे से रिवाइज करे हैं तो आप पूरे टाइम बने रहिए। और आज हम आप फिंगर टिप्स पे आ जाएगा आपके पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 20 तक का गोविंद पारेख। हम इसके ऑलरेडी एक एक की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप पहले उसको रिवाइज करिए, देखिए। और आप जैसे एक बार कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम दे दे के हमने पढ़ी रहती है, तो जब हम उसको सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही आज आपके साथ ये होने वाला है। अगर आपने वो सब पढ़ा हुआ है तो आपको बस अपने रिकॉल मेथड पे जाना है कि हाँ ये सारी चीजें याद होने वाली है। और वही मैं क्वेश्चंस का भी कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट करके या पर्सनली जैसे भी चाहे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि मैम ये सीरीज सही चल रही है, तो और बाकी सारी चीजें भी ऐसे ही चलती रहे, तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। जैसी आपकी सुविधा रहेगी वैसे आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो पेज नंबर 11, बुक बंद होनी चाहिए आपकी साइड से, बुक खुली है अभी फिलहाल मेरे साइड से। ठीक है, तो पेज नंबर 11 में हमने स्वप्न पढ़ा था। ठीक है, तो स्वप्न के आप मुझे बता दो कि आचार्य काश्यप ने कितने टाइप्स बने हैं। ठीक है, पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर दे रही हूँ तो आप पॉज ले सकते हैं, इस वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, कि और वह विभाजन पढ़ा था आचार्य चरक, सुश्रुत और आचार्य काश्यप के अनुसार कि कब किसने, अच्छा वृद्धावस्था वाला क्वेश्चन बता दो कि चरक ने कितने पे वृद्धावस्था पढ़ी थी, आचार्य सुश्रुत की वृद्धावस्था, आचार्य काश्यप ने क्या गर्भकाल माना है, तो आचार्य काश्यप का डिवीजन किस तरीके से है, आचार्य अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट आचार्य अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में कौन सा डिफरेंशिएशन पॉइंट और कौन सा मैच पॉइंट होता है चरक और सुश्रुत से रिलेटेड। हमने सार पढ़े थे, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितने सार की संख्या थी, काश्यप अनुसार सार की संख्या क्या थी। हमने योगियों की शक्ति पढ़ी थी, आचार्य चरक और आचार्य योग शास्त्र ने कितनी शक्तियां मानी थी बताओ। फिर उसके बाद हमने भूतोन्माद पढ़ा था, सिर्फ संख्या बता दो वाग्भट की। मदन फल के योग जो मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुकी। अंतरिक्ष के जल के भेदाचार्य चरक ने कितने माने हैं और कौन से माने हैं, आंसर आना चाहिए देखो। फिर भौमजल, अंतरिक्ष जल के गुण आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं, यवागु का सेवन गर्भकाल ऋतुचर्या में क्या बताया गया है। ठीक है, फिर गर्भिणी में वस्ती कब देते हैं। ठीक है, फिर प्रसूता
परिचर्या क्या बताइए, कितनी बताइए, और विष का कहाँ-कहाँ वर्णन है। आई होप अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारी चीजें हो गई हैं। चलो एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने संख्या बताइए स्वप्न की 7, काश्यप आचार्य 16 बोलते हैं, जिसमें से 6 फलदायक 10 निष्फलदायक होती है। वह विभाजन आचार्य चरक, सुश्रुत और आचार्य काश्यप का भी पढ़ा है। और उसमें मेनली आपसे पूछा था मैंने वृद्धावस्था, तो आचार्य चरक जल्दी वृद्धावस्था मान लेते हैं, 60 ईयर्स में, आचार्य सुश्रुत 70 वर्ष पे। और जो सिमिलर पॉइंट आया था कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कौन सा है, तो वो इस तरीके से है कि अष्टांग हृदय ने सुश्रुत अनुसार 70 के ऊपर वृद्धावस्था मानी और संग्रह में आचार्य चरक अनुसार 60 के ऊपर वृद्धावस्था मानी है। सार का वर्णन आता है कि आचार्य चरक और सुश्रुत 8, आचार्य काश्यप 9 सार मानते हैं, योगियों की शक्ति चरक द्वारा 8, योग शास्त्र द्वारा 23, और उसके बाद भूत अनुवाद 8 8, और हमारे आचार्य वाग्भट बोलते हैं 18। ठीक है। मदन फल की संख्या 133 बाय आचार्य चरक, 31 बाय आचार्य सुश्रुत। अंतरिक्ष जल के भेद आचार्य चरक ने 3, दैट इज कार, हेम और इंद्र। और आचार्य सुश्रुत इसकी संख्या 4, धार कार तुषार हेम, धार कार तुषार हेम। भौम जल, अंतरिक्ष जल के गुण आचार्य सुश्रुत ने 6। गर्भिणी को यवागु का निर्देश जो आचार्य चरक है वो हमारे 8वें महीने में देते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत हमारे 6वें महीने में ही दे देते हैं। गर्भिणी में बस्ती आचार्य चरक हमारी जो बोलते हैं नवम मास में अनुवासन बस्ती, और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट 8वें माह में मानते हैं। और प्रसूता गृह में कितनी स्त्रियां, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 4, और आचार्य चरक ने इसमें स्पेसिफिक कोई संख्या का वर्णन नहीं किया है। विष का वर्णन ये नहीं बताऊंगी मैं, विष का वर्णन कितनी, जहां जहां जो भी विष आता है मैं हमेशा आपको रिवाइज कराती हूँ। विष और उपविष की संख्या देखो, थोड़ा सा दिखने वाला पॉइंट है कि रसरत्न अब पेज नंबर 12। ठीक है। विष और उपविष की संख्या आचार्य रस रत्न समुच्चय ने कितनी मानी है, 5 and 7। इसको ये रिवाइज करवा देती हूँ ना। विष और उपविष की संख्या रस रत्न समुच्चय ने विष की संख्या 5, उपविष की संख्या 7, रस तरंगी ने विष की संख्या 9, उपविष की संख्या 11। आचार्य शारंगधर ने देखो 9 11, मैंने आपको बोला 5 7 9 11 9 11। ठीक है। 9 11 9 11 किसका था, रस तरंगिणी का और शारंगधर का। फिर योग रत्नाकर ने भी 9 11 तो नहीं था उसका, लेकिन 11 उपविष की संख्या उन्होंने भी मानी है, और भाव प्रकाश ने विष की संख्या 7 मानी है। ठीक है। उसके बाद हमने स्वर भेद हर आचार्य ने कितने बोले हैं, 6 भेद। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे। अरोचक, अरोचक के कितने भेद आचार्य चरक मानते हैं, 2 हृदय अवस्था, ये बताओ चरक ने कब मानी, सुश्रुत ने कब मानी, काश्यप ने कब मानी। ठीक है। वाग्भटाचार्य कब मानते हैं। ठीक है। और गर्भ छेदन कौन से शस्त्र से करते हैं, कितने अंगुल पर करते हैं, किन आचार्यों का क्या मत है, आचार्य वाग्भट इसके लिए क्या बोलते हैं। फल प्राशन का वर्णन कौन से आचार्य ने कितने माह में बोला है। ठीक है। कर्ण वेधन क्यों करा जाता है, कौन कौन से महीने में करा जा रहा था, आचार्य काश्यप ने इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, कौन सा टाइम ड्यूरेशन बताया है। नाभि निजल छदन व्याधि आचार्य चरक ने कितनी बताई है, आचार्य वाग्भट ने कितनी बताई है। कर्णपालीगत उपद्रव कितनी है, उपद्रव रोग कितने हैं। और जो बोला था कि अंदर अंदर जाते जाते तो कौन कौन सी वहां पे सिरा है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और दंत उद्भेदन का काल आचार्य वाग्भट अनुसार बताएंगे। और दंत उत्पत्ति में कौन कौन सी धातुएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आचार्य काश्यप अनुसार मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। आई होप कि आपने सबके आंसर्स बता दिए होंगे। ठीक है। सिर्फ विष और उपविष का ऐसा हो जाता है कि वो चीजें है ना फ्लिप हो जाती है दिमाग से, तो मैंने आपको वो रिवाइज करा दी। अब क्वेश्चंस हो चुके थे, तो आचार्य चरक द्वारा जो 2 हृदय की अवस्था है, सुश्रुत आ रहा है, तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, 3, सुश्रुत बोलते हैं 4, वाग्भट बोलते हैं 3 पक्ष से लेके 5 माह तक। आचार्य काश्यप भी हमारे 3 मानते हैं। ठीक है। और भाव प्रकाश कौन से मानते हैं, चतुर्थ माह मानते हैं। गर्भ नाल नाभि छेदन जो बोलते हैं, बोलती है अर्ध धार नामक शस्त्र से करते हैं, 8 8 अंगुल में करा जाता है। लेकिन आचार्य वाग्भट जो बोलते हैं वो 4 अंगुल में करने को बोलते हैं। फल प्राशन आचार्य काश्यप ने बताया है, वो भी 6 मंथ में बोला है। तो फिर अन्न प्राशन उन्होंने 10वें माह में माना है। कर्णपाली आचार्य चरक बोलते हैं कि सॉरी, आचार्य चरक का कोई मत नहीं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 6वें और 7वें माह में कराते हैं। क्यों कराते हैं, रक्षा और आभूषण के लिए। लेकिन आचार्य जो काश्यप है वो 6 7 और 8वें माह में बताते हैं, धर्म अर्थ काम सिद्धि के लिए। टाइम ड्यूरेशन और ठंडी का टाइम है, दैट इज शिशिर आगमे और हिमागमे। नाभि नल कर्तन जनवादी 4 होती है आचार्य चरक द्वारा। उत्पिंडक, उत्तुंडिका, पिंडक, विनामिका, विजंबिका। ठीक है। विनामिका विजंबिका 2 ही मानी है, किसने, आचार्य वाग्भट ने। ठीक है। कर्णपालीगत उपद्रव होते हैं 10 और रोग सिर्फ 5 होते हैं। कर्णपाली में 3 सिराएं होती है, हमने पढ़ा था कमल। कमल के अंदर सबसे मास्क किसने पहना था, दैट इज लोहिता ने हमारा मास्क पहना, दैट इज मनस्त, नप्ता, नक्षिरो रोग और कर्णशूल। दद उत्पन्न काल जो होता है आचार्य वाग्भट द्वारा 8 माह होता है।
दंत उत्पत्ति में काश्यप अनुसार जो धातु इन्वॉल्व है दैट इज रक्त निमित्तज। ठीक है, पेज नंबर 12 हमारा हो गया। पेज नंबर 13 की और देखो, पेज नंबर 13 में मैंने आपको जब 14 पढ़ा था तो भी 13 रिवाइज करवाया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। उसमें बस्ती नेत्र का प्रमाण और क्या उसकी मात्रा होगी, कैसा उसका छिद्र होगा, किस आयु में माना है, किन आचार्य ने सिमिलर चीजें मानी है। ठीक है, तो दिस हैव अ पॉइंट की यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो चरक सिद्धि से भी आ जाता है और सुश्रुत में चिकित्सा स्थान से भी आ जाता है। वाग्भट ने कौन कौन सी चीजों में सेम चीज मानी थी, कितने शयन दोष कितने माने आचार्य सुश्रुत ने, मतलब सैया दोष, फिर उन्होंने, मैंने एक क्लॉक आपको बताई थी कि टोटल बस्ती दोष कितने माने आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, सैया, नेत्र, द्रव्य और कितने मात्रा में कौन सा लिया जाता है। जैसे स्नेह की बात कर लूं अगर मैं, स्नेह और मधु के रिस्पेक्टिव मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें बताई थी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर समझ के दे दिए होंगे कि हाँ कितनी कितनी काल बताया था मैंने। प्लस टू वाला क्या बताया था, 6 12 18 होना चाहिए, लेकिन +2 हो गया दैट इज 20। तो 6 12 20 और 6 8 10 होना चाहिए दैट इज +2, तो 12 हो जाएगा। तो 6 8 12 और मूंग मटर और कंदरू। ठीक है, ये हो जाएगा आचार्य चरक का। शिशुक का बहुत इजी है, उन्होंने 5 रिस्पेक्टिव में बांध दिए कि 1 8 16 25 70। 70 में उन्होंने क्या बोला है, सेम जैसे कि 10 वर्ष से 10 वर्ष के लिए होगा वैसा कि वैसा हो जाएगा। और उसके लिए क्या मात्रा, 1 1 1 1 2 2.5 3 कर्ण अग्रिका किसके लिए बताई गई है, मात्रा 2 4 8 12 और फिर 8, क्योंकि 70 वर्ष से अधिक के लिए हम पुराना वाला ही ले लेंगे। और एक तो ये क्वेश्चन था कि 6 वर्ष के लिए 6 किसने बताया, 7 वर्ष के लिए 7 किसने बताया और 8 वर्ष के लिए 8 किसने बताया। ठीक है, तो 6 के लिए 6 चरक, 7 के लिए 7 आचार्य वाग्भट और 8 के लिए 8 आचार्य सुश्रुत। ठीक है, बस्ती नेत्र में कितने दोष होते हैं, बस्ती पुटक में कितने दोष होते हैं, आचार्य चरक अनुसार, आचार्य सुश्रुत अनुसार और आचार्य काश्यप अनुसार। यू हैव टू रिवाइज दिस। ठीक है, कैसे मैंने बताया था कि आपको दाता कौन है, फिर कैसे वहां से नेत्र में कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपद्रव की संख्या की वैध निमित्तज कितनी होती है, औषध निमित्तज कितनी होती है, द्रव निमित्तज कितनी होती है, नेत्र निमित्तज कितनी होती है ना। नेत्र निमित्तज 11, द्रव निमित्तज 11, सैया वाली 7, वैध निमित्तज उपद्रव संस्थान हो जाते हैं हमारे दैट इज 44। तो कुल कितने हो जाते हैं, 76 हमारी संख्या हो जाती है। निरुबस्ती निर्माण मात्रा मैंने आपको बताई थी कि वात में मधु ज्यादा चाहिए होगा या स्नेह चाहिए होगा, दैट इज स्नेह चाहिए होगा, दैट इज 14 16 18। ठीक है, यू कैन रिवाइज इट मेरे साथ में। ठीक है, अगर आपने नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन है, इसमें आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, ये सिर्फ रिकॉल मेथड में जा रहा है। जब अगर आपने समझ करके बैठे हैं तो बहुत बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सिर्फ आप ऑडियो में लगाकर इसको सुन के मेरे साथ सारी चीजें कर सकते हैं। अब बस्ती नेत्र छिद्र के लिए मैंने बताया था कि स्त्री में कितना होता है, पुरुष में कितना होता है, उसका प्रमाण कितना होता है आचार्य चरक अनुसार। सुश्रुत आचार्य में कौन सा बोला है, कुमारी के लिए कितना बोला है, बालक के लिए कितना बोला है, और कन्या में कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कितने प्रवेश उसको कराना चाहिए, क्या उसका प्रमाण रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए युक्त बस्ती मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट बताए थे, वचा, मधुका और मांसरस, उसको इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्रियाकल्प बताए, तर्पण 3 तरीके से हमने बताया था, एक तो स्थान अनुसार, दोष अनुसार और अधिष्ठान अनुसार। मतलब दोष अनुसार हो जाएगा वातपित्त कफ के अनुसार, और एक तो हो जाएगा वातपित्त कफ और स्वस्थ व्यक्ति, दूसरा जो हो जाएगा न्यून दोष, मध्यम दोष, प्रबल दोष और अधिष्ठान वर्णगत, संधिगत, शुक्लगत, प्रश्नगत, दृष्टिगत। ठीक है, और किससे 2 टाइम्स क्या होता है, किससे 10 टाइम्स किसकी मात्रा बताई थी, अधिबंध का मारक काल में आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत अनुसार हुआ था। इस तरह पेज नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेट्स रिवाइज इट। मतलब अगर आपने क्वेश्चंस के सारे आंसर दिए, वेल एंड गुड, अपने आप को है ना ऐसे थप्पी दे दो, तब ताली बजा दो अपने आप के लिए। ठीक है, और उसके लिए अब चलते हैं उत्तर बस्ती का, जो मैंने बाकी सारी चीजें बताई थी। पुष्प कितना, 10 12 किसने बोला, 10 और 14 किसने माना है। ठीक है, आधे आधी चीजें बोलूंगी मैं आपको, ताकि आप, अगर वो आधी चीज आप कंप्लीट कर रहे हो तभी चीजें लाइन पर चल रही है, अन्यथा चीजें लाइन पर नहीं चल रही हैं। ठीक है, बस्ती नेत्र मुद्ग सर शव किसके लिए था, कितना, 6 अंगुल डालते हैं, कब 4 अंगुल डालते हैं, कब 16 अंगुल डालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिवीजन में रखनी है। जैसे कि स्त्रियों के लिए क्या बोला गया, मुद्ग प्रमाण बोला, पुरुषों के लिए सरसव प्रमाण बोला गया। और मैंने आपको बोला था कि निरु बस्ती हम 10 देते हैं, तो कौन सी कहाँ कहाँ पहुंचती है, पहली वाली वंशण और बस्ती प्रदेश में, जहां से हमने दी वहां, सेकंड सीधा ऊपर चली जाती है, उर्दू जस्तुर्गत में चली जाती है।
तीसरी हमारी कहाँ जाती है? तीसरी हमारी जाती है बल और वर्ण के लिए, और 4th से लेके 9th तक रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा के लिए चली जाती है। फिर योनि में जैसे कि हमें पता है कि अगर बाला है तो उसका सिर्फ मूत्र मार्ग में हम प्रवेश कराएंगे, वो भी 1 अंगुल। योनि मार्ग में उत्तरवस्ती नहीं देते हैं। अगर योनि मार्ग में कराते हैं स्त्री को तो 4 अंगुल, और मूत्र मार्ग में कराते हैं तो 2 अंगुल। और जैसे के लिए पुरुषों के लिए बोला गया जितना बड़ा वो है, अर्थात नेत्र जो है हमारा 12 अंगुल बड़ा है या 14 अंगुल बड़ा है, तो उसका हाफ या फिर 6 अंगुल हम कराएंगे। बस्ती नेत्र की मात्रा मैंने आपको बताई थी कि हमें हमेशा यूनिट्स ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर पल में बोला, तोला में बोला, आधा पल इज इक्वल टू 2 तोला। ठीक है, ये सारी चीजें हमको कंप्लीट कराती है हमारा पेज नंबर 4। और मैं आपको जैसे आपने बोला था कि तर्पण वाली चीजें करना है, कि तर्पण 500 कहाँ, 600 कहाँ, 800 कहाँ, 1000, सिर्फ ये क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। ठीक है, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 100, 300, 500, 700, 800, 800/1000, और 1000 कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें रिवीजन में रखनी है। चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। पेज नंबर 15 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि वातज के लिए हम कौन सी सर्पी लेंगे अभिसंध चिकित्सा में, पित्तज के लिए, कफज के लिए और रक्तज के लिए। पुटपाक का क्या काल रहने वाला है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, पुटपाक के कितने डिफरेंट टाइप्स है, दिन के अकॉर्डिंग हम कितने लेंगे, क्या मात्रा लेंगे, पुटपाक से 2 गुना क्या लेते हैं, एलएसआर क्या है। ठीक है, आश्चोतन में एलएसआर क्या रहने वाला है, और आचार्य शारंगधर का अवदान क्या है, आचार्य वाग्भट का क्या अवदान है। और अंजन को हमने 3 प्रकार से बताया था, गुटिका अंजन, रसांजन और चूर्ण। रसांजन को किस पात्र में, अंजन को किस पात्र में रखना चाहिए, तो गुलाब जामुन कहाँ रखी थी हमारी, नींबू कहाँ रखा था, किसके सींग थे हमारे। ठीक है, वैदुर कैटाइस किसको बोला था, तिक्त कषाय कौन था। ठीक है, तिक्त के लिए हमने कास्यवर्ण यूज किया था, और कषाय के लिए में लौह ताम्र शीत आदि बोला था। और अंजन के किस आचार्य ने कितने भेद बताए हैं, फिर अंजन को कब यूज करना चाहिए, अंजन को कब नहीं यूज करना चाहिए, अंजन की कितनी बड़ी शलाका रहना चाहिए, उसका अग्रभाग कैसा रहना चाहिए, और किस कार्य के लिए किस प्रकार की शलाका यूज होनी चाहिए, रोपण के लिए कौन सी, चलो बताओ, प्रसादन, प्रसादन इज वेरी इजी है। रोपण के लिए कौन सी होती है, रोपण के लिए कौन सी शलाका यूज होगी, लेखन के लिए कौन सी सलाह का यूज होगा। और ये वाला पॉइंट कि सेंधा व सर्पी कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कहाँ कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। और श्रेष्ठ काल किस चीज का कब श्रेष्ठ काल होता है, आचार्यों ने बताया है कि अगर कौन सा क्रियाकल्प हमें करना है उसका क्या टाइम है, और कौन कौन से टाइम पर हम करेंगे, तो कौन कौन सी चीजें होती है, ये सारा इस अपना पेज नंबर 15। तो फुटपाथ एक, वैसे वातपित्त कफ के 1 2 3 था, यहाँ तो क्या रहेगा, वातपित्त कफ के लिए 3 2 1 रहेगा। मात्रा काल कैसी रहेगी, 100 200 300 रहेगी। एलएसआर के लिए सेक उसका डबल हो जाएगा, 200 400 600 रहेगी। आस्तोतन में 7 8 रहेगी। स्नेहन के लिए 10 बूंद रहेगी, रोपण के लिए 12 बूंदे रहेगी। ठीक है, और आचार्य शारंगधर की क्या अवदान है, कौन सी उन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं, और आचार्य वाग्भट का विडालक अवदान है। ठीक है, अंजन का कितना बना था, 1 1.5 2 रेणु किसके लिए बोला गया है, 2 4 3। चूर्ण अंजन की मात्रा हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, गुलाब जामुन थी स्वर्ण पात्र में, नींबू था रजत पात्र में, सींग थे हमारे लवण के, कटु थे हमारी कैटाइज वैदूर की, तिक्त के लिए कांस्य है, और कषाय के लिए लोह ताम्र आदि है। आचार्य चरक उसके 2 ही भेद मानते हैं, आचार्य सुश्रुत अंजन के 3, आचार्य अष्टांग हृदय भी उन्हीं के अनुसार 3 मानते हैं, लेकिन संग्रह यहाँ पर 4 बोलते हैं। रस रत्न समुच्चय का हमें सबको पता है कि 5 होते हैं। रस जल निधि ने कितने माने हैं, 6 माने हैं। कितने, कुलथंजन उसका एक्स्ट्रा होता है। अंजन का प्रयोग हमेशा रात्रि काल में करना, प्रातः काल नहीं करना है। अंजन का जो स्टार्टिंग, अंजन शलाका का जो स्टार्टिंग भाग होता है दैट इज मटर के समान, दैट इज कलाई के परिमाण का होता है, 8 अंगुल उसकी लंबाई होती है, लेकिन आचार्य वाग्भट यहाँ पर 10 अंगुल उसकी लंबाई मानते हैं। और मैंने आपको टेस्ला याद कराया था, है ना, क्या थी हमारी टेस्ला, ताम्र किसके लिए, स्वर्ण किसके लिए, और लोह किसके लिए। फिर सैंधव सर्पी का इस्तेमाल चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार और वाग्भट अनुसार कहाँ कहाँ पर होता है। और फिर श्रेष्ठ काल तर्पण के लिए क्या था हमारा, पीए था, दैट इज पूर्वाहन और अपराहन। मध्याह्न में क्या कराते हैं, सेक कराते हैं और आश्चोतन कराते हैं। सिरोबस्ती सायं काल में कराते हैं। अंजन पूर्वाहन सायं काल और रात्रि में कराते हैं। नस्य पूर्वाहन और मध्याह्न में हम कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पेज नंबर 15 हो जाता है। ठीक है, फिर आधी दौड़ हम पेज नंबर की कर चुके हैं। देखो एक एक चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे पेजेस बढ़ेंगे ना वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि चीजें ना स्टार्टिंग से चालू करते हैं, मतलब इजी से चालू करते हैं स्टार्टिंग में, और फिर क्वेश्चन
ही आपके लिए मैं अधिकतर रखने वाली हूँ, ताकि अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ या तेज स्पीड से बोल रही हूँ तो आप इसको स्लो कर लो, लेकिन देखो करना जरूरी है, ये नहीं कि बन नहीं रहा करना नहीं है। ठीक है, अगर बन नहीं रहा है तो फिर से पढ़ो फिर से सुनो, फिर से पढ़ो फिर से सुनो, क्योंकि देखो आई डोंट थिंक सो कि ना ही आपकी कोचिंग में ये चल रहा होगा। अगर आपने पेड कोचिंग ली है बहुत अच्छी बात है, आप लो। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपने नहीं ली है तो वेल एंड गुड। ठीक है, कि अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो तो भी चीजें कुछ तरीके पे सही होती है, कुछ जगह पे नहीं भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से ढील छोड़ सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 16 की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। शुद्ध शुक्र के लक्षण बताओ, चर चरक सुश्रुत और वाग्भट ने कौन कौन से पॉइंट बताए। शुद्धार्थव के लक्षण बताओ, गर्भ की स्थिति बताओ, आचार्य चरक और सुश्रुत में क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है। मानस प्रकृति आचार्य चरक, अच्छा काश्यप आचार्य ने कौन कौन सी मानी, मैंने उसके लिए कौन सी ट्रिक बताई थी। नवजात शिशु परिचर्या कौन से किन आचार्य ने स्टार्ट करी है, और मूत्र के गुण किस लिए बोला, उसको रसायन किसने बोला, ये मैंने आज के वीडियो में मतलब पेज नंबर 20 में आपको भी ये रिवाइज कराया था। ठीक है, और नस्य के कर्म कितने होते हैं, नस्य के भेद कितने होते हैं, और रक्त पित्त के लिए स्पेसिफिक गंध का वर्णन आया है। और वर्धमान पिपली जिसमें मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कल का क्वाथ और चूर्ण उत्तम मध्यम हीन, ये सारे क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं ना। अगर नहीं बन रहे पेज नंबर 16 रिवाइज करो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें डिफिकल्ट है पेज नंबर 16 में। चलो चलते हैं पेज नंबर 17 की ओर। पेज नंबर 17 में हमने गुल्म के टाइप्स पढ़े थे, दूष्य पढ़े थे। दूष्य हमने ममता, मरता, मर। अगर आपको ममता, मरता और मर याद आ रहा है, दैट इज अर्श, पांडु और कामला। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। गुल्म के भेद कितने थे, गुल्म के लिए एक्स्ट्रा कंकायन वटी और उष्ट का दुग्ध हमने बोला था, किस आचार्य ने बोला है, किसकी चिकित्सा के लिए बोला है, रक्तज गुल्म के लिए बोला है। ठीक है, कितने मास में उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ज्वर के पूर्व रूप क्या क्या है। देखो फिर ये वाला विषम ज्वर वाला टॉपिक आता है, वो तो ऐसे टिप्स पे होगा आपके ना, रस रक्त मांसनीय मेद है, फिर अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, कौन से किसको साध्य बोला है, फिर हमारे चार साध्य है, दो कृच्छ साध्य है, एक असाध्य है। फिर कौन से तीन स्थान थे, मैंने आपको बोला था। पीके कौन चलता है, त्रिक चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही है ना, मतलब क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सर्पी काटती है तो मुंह सूजता है, उसको पांडु रोग होता है। रक्त मूत्रता किसमें आती है, प्रसूता काटती है तब आती है ना। प्रमेय में क्या होता है, इंसान मोटा होता है पतला होता है, कौन कौन से उसके भेद होते हैं जो आचार्य चरक और सुश्रुत में डिफरेंट है। आचार्य वाग्भट रक्त में किसको मानते हैं, सुश्रुत को मानते हैं। बाकी पित्त और कफ में किसको मानते हैं, आचार्य चरक को मानते हैं। भस्म में का वर्णन किसने किया है, भेल ने किया है भस्म में का वर्णन। पेज नंबर 17 was so easy for you guys। ठीक है, अगर आपको पढ़ाया है और आपको याद आ रहा है, इसका मतलब मैं सफल हो गई। ठीक है, पेज नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखो प्रमेय पीड़िका का वर्णन कहाँ पर है, आज मेरे को बताओगे, आपकी अंतःशीर्ष अध्याय में है। ठीक है, कितनी प्रकार की प्रमेय पीड़िका आचार्य चरक मानते हैं, क्योंकि चरक को ही बेस बनाना है हमें हमेशा। ठीक है, और कुष्ठ का वर्णन कहाँ पर आता है, क्या दोषिक डोमिनेंसी, मैंने आपको शर्मा किसके लिए बोला था, सीपी की वीवी किसके लिए बोला था, असाध्य कुष्ठ की संज्ञा क्या थी। अब स्नेह अध्याय मतलब 13 अध्याय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछे थे, एक ऋतुचर्या और एक तो स्नेह अध्याय। ठीक है, कहीं मतलब इजी है, लेकिन अब हमने बोला था कि जो गाढ़ व्याधियां मतलब जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है, उसमें उतना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लेंगे, उसमें उतनी प्रधान मात्रा लिखाएंगे। मध्यम के लिए कौन कौन से रोग बोले थे, मध्य विभ्रंश मध्यम में था। ठीक है, कुष्ठ प्रमेय और अरूषक हमारा मध्यम में था। वात रक्त हमारा मध्यम में था। हीन में हमारा क्या था, ज्वर अतिसार और कास था। फिर आचार्य सुश्रुत उसको 4 टाइम्स में डिफरेंट 5 टाइम्स में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। टाइम में क्या था, मेन डिफरेंशिएशन आ रहा था कुष्ठ को, कुष्ठ में उन्होंने मध्यम बोला था, इनने उत्तम काल में कुष्ठ के लिए देने को बोला है। ग्लानि मूर्छा और किसमें था। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स उनने यूज करे हैं। पेज नंबर 18 इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 20 पेज नंबर 19 में तो सिर्फ कुछ ही नहीं है, आपको ग्रहथ में नचल जाती है। प्र यानी बड़ा है, प्र पुराण यानी बड़ा है तो 10 साल से अधिक रहेगा। कौन से आचार्य थे जिन्होंने एक ही वर्ष में पुराण ग्रंथ की उसको संख्या दी, तब एक वर्ड क्या था, 111 क्या था। ठीक है, 1100 क्या था। ठीक है, कुंभ रक्षोघ्न क्या है, पित्त कफज के लिए क्या है, मेध्य क्या है, लाक्षा के जैसे किसका रग है, उग्रगंधी क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना। अगर आप मुझे कमेंट करके सारी डिफिकल्टीज बता सकते हो, कौन सी चीज फेवरेबल है, कौन सी नहीं चीज फेवरेबल आपको लग रही है, सारी चीजें बता सकते हैं। फ्री टू कनेक्ट टू मी। ठीक है, योग रत्नाकर ने क्या बोला था, 10 और 100 वर्ष कुंभ सर्पी की संख्या किसको दी थी। और मैंने महाभूत में वर्ण उत्पत्ति आपको बहुत इजी वे में बता दी थी कि कौन काला है। शाम हमारे बाबा है तो चारों तरीके से वो चारों महाभूतों को रखेंगे। एक महाभूत तो हमने तेज तो सबको कॉमन मान ही दिया था, और सुश्रुत आचार्य ने 4 बोले थे, 4 में कौन सा अलग था।
कि उन्होंने क्या आकाश आकाश एक्स्ट्रा कर दिया था। फिर सूतिका परिचर्या देखी थी, इसमें कौन से आचार्य काश्यप आचार्य ने अच्छे से बोला था कि सूतिका अलग होती है, प्रसूता अलग होती है और सूतिका संज्ञा अलग होती है। 1 महीने का एक है और एक 6 महीने का, बाकी सारे 45 डेज हमारे मानते हैं। जब तक उसकी पूरी धातु अवस्था ने मतलब साम्य धातु अवस्था नहीं आ जाती, दैट इज 6 मंथ। श्रुतिका का निषेध कहाँ पर, तो श्रुतिका के निषेध ऑलमोस्ट हमें नष्ट में मेनली याद रखेंगे, आचार्य वाग्भट ने बोला और रसौन का वर्णन आचार्य काश्यप ने करा। जलोका, हमने एक एक जलोका को अच्छे से देखा था, कौन सा किसका लक्षण है। गुरु हरित की का वर्णन कहाँ पर आता है, इजी, चैप्टर नंबर 20। और चैप्टर नंबर 20 में बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एक एक मूत्र का वर्णन आचार्य चरक अनुसार। क्षार, चलो बताओ क्षार मूत्र कौन सा है, मधुर मूत्र कौन सा है, मधुर कषाय कौन सा मूत्र है, ठीक है, कौन से मूत्र को पित्ता विरोधी बोला है, कौन से मूत्र को विषापह बोला है, कौन से मूत्र को व्रण था, कौन से मूत्र को अर्श था, अर्श किस किस को था, अर्श किस किस से ठीक हो सकता है, ठीक है, अपस्मार उन्माद किसको था, ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने कौन कौन से रोगों में, मतलब सिरो रोगों में कौन कौन सी संख्या बताई है, क्या संख्या उन लोगों ने बताई है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। और काश्यप का कौन सा एक पॉइंट था जो सबके लिए रिवीजन करना था। और ओज किसने 8 अंजलि, किसका प्रमाण 8 बिंदु है, किसका प्रमाण 6 अंजलि है, किसका प्रमाण 6 बिंदु है, ठीक है। सार किसने बोला, स्नेह किसने बोला, सारी चीजें आनी चाहिए। शुक्र मल किसने बोला, ठीक है। उसकी उपधातु किसने वर्णन करी, किसने, आचार्य डल्हर ने क्या किया था, आचार्य डल्हर के कौन से पॉइंट थे। एक प्रसृत अंजलि प्रमाण किसने बोला है, ठीक है। उसके 12 स्थान किसने बोला है। और कौन सा एक पॉइंट था कि जो भाव प्रकाश और आचार्य शारंगधर और आचार्य भाव प्रकाश का था, जो कि जीवन साधार उत्तमम था। जीवन आश्रय उत्तमम किसके लिए बोला था, क्या रक्त के लिए, क्या शुक्र के लिए। अलर्क विष के लिए किसने त्रिदोषस, किसने बहुत खराब, और किसने कफज बोला था। आई थिंक यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट चीजें आपको रिवाइज करा दी है। सारी चीजें हमारी बहुत इजीली हो चुकी है, और इस तरीके से आप करते चलोगे ना तो शायद ही आपका कोई पॉइंट छूटने वाला है। अगर इस क्वेश्चंस के आंसर इतनी ही स्वीट से अगर आपके में आ रहे हैं, ठीक है। मैं स्लो स्लो इसलिए नहीं होना चाह रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आप है ना फर्स्ट रिवीजन साइकिल भी अगर आपकी हो रही है पर्सनली, आप खुद कर रहे हो, तो भी इस चीज को अगर सुन लो तब पता चल जाएगा आपको कि हाँ हम कहाँ पर पहुंचे पहुंचे हुए हैं। अगर एक बार चलो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है, तो अगर आपसे नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है, फिर से पहले सिंगल सिंगल वीडियो वाला पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको पढ़ना है। अगर यहाँ पर रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, बुक खोल लो, एक बार देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, बुक मैंने फर्स्ट डे अगर इसको खोल के देखा है कि हाँ अपने दिमाग पे जोर डाला है कि कौन सी चीज मुझे याद आ रही है, कौन सी चीज नहीं याद आ रही, तो दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन बुक बंद करना है और फिर आंसर देना। और अगर आप अभी तक अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये सेकंड रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा, और ऐसे पढ़ते चलो सारी चीजें हो जाएंगी।